दोस्तों नमस्कार। नोटबंदी के बाद जितने नोट आरबीआई ने छापे हैं, बीते 70 बरस में इतने नोट कभी आरबीआई ने छापे नहीं हैं। वह किसी भी प्रधानमंत्री के काल का वक्त हो, लेकिन बीते 5 बरस में भारत के भीतर जितने भी नोट हुआ करते थे, लगभग दुगने नोट इसी दौर में छप गए। यह खेल क्या है? भारत के भीतर इस दौर में सोने की तस्करी थम गई थी, लेकिन लगातार सोने की तस्करी बढ़ती चली गई और डीआरआई को गोल्ड रश मिशन तक चलाना पड़ा और इतनी बड़ी तादाद में इस देश में सोने के बिस्कुट जब्त भी किए गए। लेकिन सवाल फिर वही, अचानक सोने की तस्करी बढ़ क्यों गई? इसी दौर में मादक द्रव्य यानी ड्रग्स को लेकर गुजरात जिस तरीके से अड्डा बना और एक के बाद एक न सिर्फ गुजरात बल्कि मुंबई, दमन-दीव, गोवा, यह पोर्ट भी उसका हिस्सा बने और इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में ड्रग्स की बरामदगी हुई, जितनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारी हुई, जितने केस दर्ज किए गए, इतने केस 5 बरस में इससे पहले कभी नहीं किए गए थे, जो सिर्फ 2022 में कर लिए गए। इसी दौर में विदेशी करेंसी का हवाला भी क्या तीखा हो गया, क्योंकि सक्रिय तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हो गई और उसने भी चेताया जिस तरीके से विदेशी करेंसी हवाला के जरिए की उसकी आवाजाही हो चली है और भारतीय बाजार में नकली नोट भी इस दौर में आ रहे हैं। क्या उसका गढ़ नेपाल है नया, जहां से भारत यह रकम पहुंचती है? और आरबीआई ने तो यहां तक माना कि दरअसल जितने नोट छापे उसमें से 9 लाख करोड़ रुपए नोट कहां चले गए उसे नहीं पता है। ये पैसे जाते कहां हैं? और खास तौर से जब राजनीतिक सत्ता की नीतियां भी इस देश के भीतर में क्या तस्करी के मॉडल को बढ़ावा देती है। ब्लैक मनी का जिक्र लगातार होते रहा और स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा की गई ब्लैक मनी लगभग 10,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। सवाल इतना भर नहीं है, सवाल तो उसके आगे का है। सवाल यह है कि दरअसल इसी दौर में जो क्रिप्टो करेंसी, उसको भारत सरकार ने मान्यता दी 30% टैक्स के साथ। नियम के हिसाब से भारत में जो क्रिप्टो करेंसी के ऑनर्स होने चाहिए थे उन्हें कम हो जाना चाहिए था, लेकिन 2021 के अक्टूबर के महीने में उनकी तादाद इस देश के भीतर अगर 10 करोड़ थी तो आज की तारीख में वो 18 करोड़ है। इतने ऑनर हैं और दुनिया के बाजार में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत के ऑनर्स का बोलबाला जबरदस्त है। यानी एक लिहाज से समझिए तो भारतीयों की तादाद इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर सबसे ज्यादा है। यानी ना कैश की जरूरत और ना ही डिजिटल आदान प्रदान की जरूरत। और डिजिटल इकोनॉमी को लेकर आरबीआई ने इसी दौर में हरी झंडी दी है। हालांकि आम लोगों के लिए अभी डिजिटल इकोनॉमी खुली नहीं है, लेकिन फिर भी यह संकेत 3 बातों पर गौर करने के लिए हमको और आपको दोनों को विवश करते हैं। क्या भारत की करेंसी को लेकर दुनिया का बाजार इस दौर में सक्रिय हो चला है और उसे समझ में आने लगा है कि भारत के भीतर जिनके पास पूंजी है वो दरअसल भारत सरकार को टैक्स देकर भी इतना बचा लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वह अपनी पूंजी झोंकने को तैयार है, क्योंकि भारत के भीतर का सिस्टम उस करप्शन की दिशा में चला गया है जहां उनकी कमाई ज्यादा से ज्यादा होगी। क्या इसी दौर में दुनिया भर के तस्करों के लिए सोने के क्षेत्र में जो ड्यूटी बढ़ा दी गई बीते बजट में, उसके बाद सोने की तस्करी का अड्डा भारत हो गया? क्योंकि डीआरआई और दूसरी तमाम जांच एजेंसियों की रिपोर्ट देखने पर पता चलता है कि कितनी बड़ी तादाद में इस दौर में तस्करी की वृद्धि हुई है। और मादक द्रव्य यानी ड्रग्स का सवाल तो उसके आगे का हो चला है। ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं और इसी दौर में भारत की राजनीति सबसे रईस होती चली गई। सत्ता चाहिए तो कितनी पूंजी लगेगी और उस पूंजी के आश्रय कौन सा कॉरपोरेट आगे बढ़ेगा और उस कॉरपोरेट के समानांतर भारत के भीतर ब्लैक मनी की आवाजाही कहां से कैसे किस रूप में होगी, किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं जानता है। हमारी टीम ने चंद दस्तावेजों को कलेक्ट किया और उसके बाद हमें लगता है कुछ चीजें आपको इसलिए अब जाननी चाहिए कि किसी भी देश की मजबूती उसकी करेंसी होती है और हम लोग शोर मचाते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर कहां पर हो गया।
लेकिन करेंसी अगर हाथ से निकलती चली जाए और इस देश के जो पैसे वाले लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी जो इंटरनेशनल करेंसी और वो सीधे तौर पर उस नेट के आश्रय चलती है जिस पर आरबीआई भी ध्यान नहीं देगी, और सरकार को तो मौजूदा वक्त में 30% टैक्स से मतलब है, तो उसके नियम कायदे भी 30% टैक्स तले काफूर हो जाते हैं, तो बचता क्या है। क्रिप्टो ऑनर्स की तादाद अक्टूबर 2021 में भारत के भीतर 10 करोड़ 7 लाख हुआ करती थी। कल्पना कीजिए, अमेरिका, रशिया, नाइजीरिया, इन सब से आगे अमेरिका के भीतर भी 2 करोड़ 74 लाख क्रिप्टो के ऑनर्स हुआ करते थे। रशिया में 1 करोड़ 74 लाख और नाइजीरिया में 1 करोड़ 30 लाख। भारत टॉप पर है। लेकिन एक चीज और समझिए कि युद्ध के दौर के बाद, यानी यूक्रेन और रशिया जो युद्ध में फंसा है, ये वह दो देश हैं जहां पर मैक्सिमम लोग क्रिप्टो के जरिए आदान प्रदान अपने धंधे का करते रहे, और एक झटके में भारत के साथ और इस युद्ध के बाद भारत की परिस्थिति क्रिप्टो करेंसी को लेकर आगे बढ़ गई, और यूक्रेन और रशिया भी इसी रूट से क्रिप्टो करेंसी को क्या डील करने लगी, यह भी रिपोर्ट के जरिए निकल कर आता है। हालांकि आप कहेंगे भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उस लिहाज से लोगों की तादाद तो बहुत कम है, तो दुनिया के अलग अलग देशों के पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर इस क्रिप्टो करेंसी के जरिए परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा तो भारत का लगभग 7.3% है। टॉप पर यूक्रेन रहा है लगभग 12.73%, 12.73%। उसके बाद रशिया है 11.91%, फिर केनिया है 8.52% और फिर अमेरिका है 8.31%, और उसके बाद इंडिया आता है 5वें नंबर पर 7.30%। अब अगला सवाल यहां से निकल कर आता है कि दुनिया के बाजार में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अलग अलग देशों ने कभी भी अपनी करेंसी के साथ उसे जोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि जो ब्लैक मनी है, जो तस्करी होती है, उसके जो रूट्स हैं, उसमें जो पैसों की आवाजाही होती है, वो दरअसल अगर डिजिटल इकोनॉमी के जरिए होगी तो देश अपने तौर पर उस ब्लैक मनी और उस पैरेलल इकोनॉमी को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो क्या भारत के भीतर ऐसी स्थिति आ चुकी है? क्योंकि दुनिया के अगर 8-9 देशों को देखिए तो पहले नंबर पर फिलीपींस, दूसरे नंबर पर वियतनाम, तीसरे नंबर पर घाना, चौथे नंबर पर मैक्सिको, 5वें नंबर पर नाइजीरिया, 6ठे नंबर पर इंडिया है, उसके बाद केनिया है, फिर कोलंबो है। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि दरअसल किस तरीके से कोलंबिया, किस तरीके से ये तमाम परिस्थितियों में भारत की इकोनॉमी उस दायरे में कैसे चलती चली जा रही है जिस पर आरबीआई की नकेल तक ना हो। अब इसके बाद एक अगला सवाल, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो क्या हमें ध्यान देना चाहिए कि आरबीआई ने इस दौर में जो बड़ी तादाद में नोट छापे, वह नोट गए कहां, जबकि इस देश की जीडीपी नीचे जा रही है, लोगों की आय नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, और कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी सिकुड़ रही है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अभी स्लो ग्रोथ होगी। बावजूद इसके मार्च 2016 16,415 करोड़ रुपए कैश हुआ करते थे, और 31 मार्च 2022 31,05,00,000 करोड़, लगभग दुगना। इतना धन कहां से छपा और कहां चला गया? क्योंकि 70 सालों में जितने नोट छपे इस देश के भीतर में 5 साल में लगभग उसका 72% नोट इसी दौर में छप गए। और खुद आरबीआई ने कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए जो 500 रुपए के नोट और जो 2000 के नोट जो इस दौर में छपे हैं, उनको जब मिलाइएगा और उसकी कीमत 9 लाख करोड़ की है, वह गायब हो गए हैं। उसे नहीं पता है कि वह किस तरीके से, किस रूप में ट्रांजैक्शन में है। और इसके पैरेलल एक रिपोर्ट इस दौर में एक अखबार भास्कर ने रिपोर्ट छापी कि किस तरीके से नोट जो छापे जा रहे हैं, फर्जी नोट, उनका केंद्र आवाजाही के लिए नेपाल हो गया है, और दुनिया के अलग अलग देशों में इन नोट को छापने की परिस्थिति किस तरीके से बड़ी हो चली है। प्रिंटिंग जो होती है वो पाकिस्तान में, मलेशिया में, दुबई में, बांग्लादेश में, खेप जो निकल कर आती है वो श्रीलंका से, पाकिस्तान से, थाईलैंड से, सिंगापुर से, यूएई से, मलेशिया से, लेकिन वो सर्किल गोल घूम के आती है नेपाल तक। अब इस परिस्थिति में जब हम करेंसी का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है यहां पर उन ड्रग माफियाओं का भी जिक्र होना चाहिए, और ड्रग की आवाजाही भारत में कैसे बढ़ गई इसे भी समझने की जरूरत है। और इसी दौर में
जब ड्यूटी बढ़ा दी गई, 15% तक कर दी गई सोने को लेकर, तो भारत में सोने की खपत क्यों बढ़ गई और जो पुराना सोना रिसाइकिल में चला जाता था वो कम हो गया, यानी नए सोने की तरफ। और इसी दौर में डीआरआई ने जो गोल्ड रश मिशन शुरू किया, उसके तहत जितनी बड़ी तादाद में अलग अलग शहरों में, मसलन भिवंडी में लगभग 10 करोड़ के, चंद महीने पहले की बात है, सितंबर का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, भिवंडी में लगभग 10 करोड़ की सोने के बिस्कुट जब्त किए जाते हैं, दिल्ली में लगभग 9 करोड़ के, पटना में लगभग 14 करोड़ के। यह सारी चीजें क्या बतलाती हैं? इस देश के भीतर में जो करेंसी का पूरा खेल है, जो ब्लैक मनी का पूरा खेल है और जो तस्करी का पूरा खेल है, जिसमें गोल्ड और ड्रग्स आ जाते हैं, तो ड्रग्स का केंद्र और गोल्ड का केंद्र कहीं इस दौर में गुजरात तो नहीं? और गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और भारत सरकार के मातहत सारी एजेंसीज काम करती है। और ध्यान दें तो 10-12 दिन पहले देश के गृह मंत्री ने चिंता जताई कि इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स की तस्करी हो रही है तो उसको रोकना होगा, जो सोने के बिस्कुट पकड़ में आ रहे हैं उसको रोकना होगा। सवाल है, रोकेगा कौन? इस देश के गृह मंत्री अगर जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि समुद्री रास्ते से जो ड्रग्स आ रहे हैं उसमें भरूच, बड़ोदरा तटीय क्षेत्र, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, दीपावावा पोर्ट और इन सब के साथ मुंबई के चंद पोर्ट, जो नहनवा पोर्ट है, वहां पर भी लगभग 1725 करोड़ की हीरोइन जब्त की गई। 2 महीने पहले का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। इस सिलसिले के भीतर जब हम गुजरात का खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं तो एक बात और समझिए, 2019, 2020, 2021 राजनीतिक तौर पर गुजरात शांत था और 2022 में राजनीतिक तेजी आई, सत्ता परिवर्तन, वहां पर नए मुख्यमंत्री, नई सरकार और नई परिस्थितियों के साथ इस देश की इकोनॉमी जो थी वो डामाडोल थी। लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी तो इस दौर में चाहिए, पैसा तो चाहिए। तो एक डाटा निकलवाया गया कि आखिर गुजरात में कितनी बड़ी तादाद में जो पकड़ में मादक द्रव्य आए उनकी तादाद कितनी है। सवाल सिर्फ 13 सितंबर का नहीं है जो मुंद्रा पोर्ट से पकड़ा गया था, लगभग 21,000 करोड़ का, यानी लगभग 3,000 केजी हीरोइन जो एकमुश्त पकड़ी गई। और हीरोइन कंटेनर्स में आ रही है, समुद्री रास्ते से आ रही है। कच्छ में लगभग पकड़ी गई 25 अप्रैल को, कांडला में पकड़ी गई 25 अप्रैल को, कांडला में ही फिर से 21 अप्रैल को पकड़ी गई, मुंद्रा में 13 सितंबर को पकड़ी गई, अहमदाबाद के भीतर पकड़ी गई। और यह सारी परिस्थिति बतलाती है कि गुजरात में जो बीते 5 बरस में जितना नहीं पकड़ा गया और जितना माल जिस रूप में आया और जितनी गिरफ्तारियां हुई, उस तुलना में सिर्फ 2022 यानी इसी बरस एक झटके में ड्रग्स की आवाजाही में तेजी आ गई। यह पैसा किसके पास जा रहा है, पैसा किस जरिए से, किन रास्तों से कहां पहुंचता है, इसका माफिया कौन है, इस पे कभी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। जिन जगहों पे ड्रग्स पकड़े जा रहे थे वहां पर गिरफ्तारियां होती हैं, बहुत छोटे लोगों की होती है, तो क्या उन्हें सजा मिल पाती है? एक आंकड़ा 2019 से 2021 तक का देखिए, 51 केस दर्ज किए गए, 104 गिरफ्तारियां हुई, 14 को सजा हुई। यह स्थिति बीते 3 बरस की। इस बरस क्या हुआ? लगभग 200 के लगभग गिरफ्तारी हुई, लगभग 100 से ज्यादा केस दर्ज किए गए और बीते 3 बरस में जितने भी ड्रग्स की आवाजाही हुई और जो भी जब्त किया गया उसकी तुलना में लगभग 6 गुना ज्यादा ड्रग्स की आवाजाही जब्त की गई। और कितनी नहीं जब्त की गई उसका कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि उसकी रफ्तार खुद बतलाती है। और सरकार की चिंता है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर ड्रग माफिया दुनिया के रास्ते से भारत को कहीं आधार बना रहा है तो सवाल यह है कि वो पैसा जा कहां रहा है। क्योंकि तमिलनाडु के तूतीकोरिन हो या फिर तिरुवनंतपुरम हो, चाहे वो मुंबई का इलाका हो, चाहे दमन-दीव का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर जो ड्रग्स की आवाजाही शुरू हुई उसने कई सवालों को जन्म दिया। और इसी दौर में जो गोल्ड की स्थिति थी उसकी तस्करी बढ़ी, उसकी खपत बढ़ी। और भारत के भीतर अगर इस क्वार्टर का हम जिक्र करें, जो इस क्वार्टर की रिपोर्ट आई जुलाई से सितंबर तक की, लगभग 191 टन सोना इस देश में लोगों ने लिया, जबकि 168 टन पिछले साल लिया था इसी जुलाई से सितंबर के महीने में। अगर ज्वेलरी के शक्ल में कहें, इसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट कर दें तो यह सोचिए कि 85,000 करोड़ से ज्यादा का सोना की जनता और
दुकानों के बीच आवाजाही हुई। ये सरकार का आंकड़ा है और पिछले वर्ष ये 71,000 करोड़ का था। अगर ज्वेलरी की शक्ल में बात करें तो यह 53,000 करोड़ का पिछले साल जुलाई से सितंबर था। इस बरस वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए, उसमें बढ़ोतरी हो गई और 65,000 करोड़ तक पहुंच गया। जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है उसमें भी 2,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई, 18,000 से 20,000 करोड़ पार कर गया। और जो रिसाइकिल होता था, जो इससे पहले जब सोना महंगा हो रहा था तो लोग पुराने सोने के जरिए चीजों को नए रूप में ढालते थे, बाजार में बेचते थे। संयोग से 2021 में ये 20 टन था, वो घट गया 16 टन हो गया। यानी अब रिसाइकिल करने की जरूरत नहीं। दुनिया के बाजार से सोना लाकर यहां की मार्केट इकोनॉमी किस रूप में बढ़ेगी, और वह अगर ड्यूटी नहीं देगी तो यह पैसा कहां जाएगा। और इस पैसे को लेकर क्या ड्यूटी इसलिए बढ़ी, अगर वो ड्यूटी फ्री कर दी जाती तो सोने की तस्करी नहीं होती, ड्रग्स पे रोक लग जाती, विदेशी करेंसी के हवाला रैकेट नहीं चलते। इन सारी परिस्थितियों में 3 बातें और बड़ी महत्वपूर्ण हो गई कि जो डीआरआई ने गोल्ड रश जो शुरू किया सितंबर के महीने में, उसने जो जानकारी दी और उसकी जो जानकारियां उसकी रिपोर्ट में निकल कर आई, उसके मुताबिक यह पूरा ब्लैक मनी का रैकेट जो था एक झटके में ड्रग्स के साथ सक्रिय हुआ है। इसीलिए डीआरआई हो या एनआरआई, खासतौर से जांच एजेंसी, जो भारत की सबसे प्रमुख जांच एजेंसियां हैं, उनकी सक्रियता को भी देखिए। तो अगर यह समझ में आए तो नॉर्थ ईस्ट देशों से यह चीजें चलकर आई और नॉर्थ ईस्ट राज्यों से होते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में चलती चली गई। और इसके 3 मायने जिसको हम खासतौर से महत्वपूर्ण मानते हैं इस दौर में, भारत के पोर्ट्स झटके में ड्रग्स के अड्डे क्यों बन गए। मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, पिपहा पोर्ट, दमनदीप पोर्ट, गोवा का पोर्ट, महाराष्ट्र का पोर्ट। और गृहमंत्री ने इसी दौर में चिंता जताई कि दरअसल गुजरात के भीतर ड्रग स्मगलिंग बढ़ रही है। उन्होंने खुद इस बात की चिंता की। और यह जो पूरी परिस्थिति के भीतर दूसरी स्थिति जो निकल कर आई वो पॉलिटिकल नेक्सस की निकल कर आई, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में जो गिरफ्तारियां हुई उसमें जितने लोगों को सजा मिली, वह एक तो ऊपरी माफिया तक पहुंच नहीं रखते थे, दूसरा उनका आदान प्रदान लोकल स्तर पे था, यानी वो कह सकते हैं राज्य से आगे उनकी पहुंच पकड़ नहीं थी। जो गिरफ्तारियां हुई नेशनल लेवल पे किसी रूप में वो माफिया निकल कर आया और सरकार ने और उन जांच एजेंसियों ने पकड़ा हो, ये बात निकल कर नहीं है। पकड़ा होगा लेकिन सजा देने के बाद जब उनके नाम निकल कर आए तो ये बात निकल कर नहीं आई। तीसरी बात, जो पॉलिटिकल फंडिंग इस दौर में क्यों बढ़ गई, और पॉलिटिकल फंडिंग के लिए जो पैसे का जिक्र होता था, अभी तक हर कोई यह मान रहा था कि कॉरपोरेट के जरिए सरकार जो उन्हें कौड़ियों के मोल इस देश की संपत्ति सौंप देती है, उसकी एवज में जो राहत रियायत कॉरपोरेट फंडिंग करती है पॉलिटिकल तौर पर, यह राजनीतिक सत्ता के अनुकूल होता है। इसीलिए सियासत फंडिंग से चलती है और सियासत फंडिंग करने वालों को राहत और रियायत देती है। लेकिन एक नई परिस्थिति है। सवाल है इस देश के भीतर में अगर हर सेक्टर नेगेटिव में जा रहा है या विकास उसका नहीं हो रहा है, तो कॉरपोरेट के भीतर भी उस कैपिटल को लेकर शोर शराबा है कि दरअसल सरकार से हम कोई इंडस्ट्री ले भी लें तो प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट कहां है, लोग कहां हैं जो खरीदें उसको। तो ऐसे में ब्लैक मनी का चेहरा झटके में इस देश के भीतर बड़ा होने लगा। और स्विस बैंक ने चूंकि इंफॉर्मेशन भारत के साथ साझा की, लेकिन भारत सरकार ने जनता के साथ उस इंफॉर्मेशन को साझा नहीं किया कि आखिर कौन कौन लोग हैं, वह किस किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। उस प्रोफेशन के भीतर अगर इस देश में मुनाफा नहीं हो रहा है तो उनकी ब्लैक मनी विदेशी बैंकों में कैसे बढ़ रही है, और अगर विदेशी बैंकों में बढ़ रही है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई हो रही है तो इसके बावजूद भी वो पॉलिटिकल फंडिंग कैसे कर रहे हैं। और पॉलिटिकल फंडिंग धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता के हिसाब से इस देश के चुनावों को कैसे प्रभावित करती है, ये सारी परिस्थितियां एक झटके में गायब है। तो क्या एक ऐसा मॉडल या ऐसा गेम प्लान या ऐसा खेल इस देश के भीतर में उस पूंजी को लेकर चल पड़ा है, जिस पूंजी के क्राइसिस में भारत की इकोनॉमी जब आ गई तो इकोनॉमी को संभालने के लिए पैरेलल इकोनॉमी और इकोनॉमी को संभालने के लिए पैरेलल सिस्टम क्रिएट किया गया। और आरबीआई जब खुद कह रहा है कि नोटबंदी के बाद उसने लगभग 13 लाख करोड़ रुपए नोट छापे हैं,
जो लगभग 72% होते हैं, उससे पहले के जो नोट मौजूद थे और जो छापे हैं उसमें से 9 लाख करोड़ नोट गायब हो गए। तो ये किन हाथों में गए और किस राजनीति का मतलब क्या है, और भारत की इकोनॉमी के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको पटरी पर लाने का रास्ता क्या? लोगों के साथ जुड़कर इस देश की इकोनॉमी को संभालना नहीं है। इस देश की इकोनॉमी में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट नहीं आता है। एक पैरेलल इकोनॉमी वाकई और पैरेलल सिस्टम क्या वाकई इस देश के भीतर चल रहा है? जिस तरफ से हमने आंखें मूंद ली हैं, क्योंकि 2014 को अगर याद कीजिएगा तो ब्लैक मनी फर्स्ट टारगेट था पॉलिटिकल तौर पर, और यह कहा भी गया जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ब्लैक मनी को लेकर ही एसआईटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। लेकिन उस एसआईटी की रिपोर्ट्स आपने ना पार्लियामेंट में सुनी, ना किसी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में देखी, ना ही जनता के बीच भाषण के तौर पर सुनी। तो वह एसआईटी जो 8 साल पहले बनी थी, 8.5 साल हो गए, उस एसआईटी को लेकर ब्लैक मनी इस दौर में कम क्यों नहीं हुई और दुनिया के बाजार में भारतीयों का काला धन बढ़ क्यों गया? और अगर बढ़ रहा था बरस दर बरस, तो उस पर नकेल कसने की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर नहीं की गई तो उसके समानांतर जो इंटरनेशनल माफिया है या इंटरनेशनल इकोनॉमी को संभाले हुए जो परिस्थितियां हैं, उसमें एक झटके में आरबीआई जो डिजिटल इकोनॉमी का विरोध कर रही थी, डिजिटल नोट का विरोध कर रही थी, उसने सहमति क्यों दी? और उसके बाद सरकार ने भी क्यों कहा कि 30% दीजिए और उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसी में चले जाइए, जिसकी आवाजाही को देख पाने की परिस्थिति में ना आरबीआई है ना भारत सरकार है? तो ये कौन सी स्थिति में इस देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ है, या चोरी छुपे इस देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए और राजनीतिक सत्ता को अपने पास बरकरार रखते हुए इस चुनावी लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए एक पैरेलल इकोनॉमी का एक अपना साम्राज्य है क्या? यह सवाल मौजूदा वक्त में हाशिए पर है। इसको बीच में लेकर आइए और सवाल पूछना होगा, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कमर तोड़ देती है और वहां बजट मायने नहीं रखता है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। समझने की जरूरत यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।